नमस्ते। आजकल एक विषय पर खूब चर्चा हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी जानकारी हैं, जो खबरें हैं, उसके आधार पर आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई असल में है क्या और इस पर इतने अलग अलग विचार क्यों हैं। बिल्कुल। देखिए, संक्षेप में अगर कहें तो इसका मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, उनके जो व्यक्तिगत मामले होते हैं ना, जैसे शादी, तलाक या फिर विरासत, गोद लेना, इन सब के लिए एक जैसा कानून हो, एक समान। अच्छा, मतलब अभी अलग अलग हैं। हाँ, अभी जैसे हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। यूसीसी का आइडिया है कि भाई इन सब मामलों में सबके लिए एक कानून। ठीक है, तो ये विचार कोई नया तो नहीं लगता? संविधान में इसके बारे में कुछ कहा गया है? हाँ हाँ, बिल्कुल। संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, आर्टिकल 44, जी। उसमें साफ लिखा है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू कराने का प्रयास करेगा। अच्छा, प्रयास करेगा, मतलब ये कोई आदेश नहीं है। नहीं, यही समझने वाली बात है। ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके। ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जैसा नहीं है। मतलब ये सरकार के लिए एक लक्ष्य है, एक गाइडलाइन है। इसे लागू करना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है। अच्छा, तो शायद इसीलिए इतने सालों से इस पर बस बहस ही चल रही है, लागू नहीं हो पाया पूरी तरह, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक तरह की संवैधानिक आकांक्षा है, बाध्यता नहीं। और इसी वजह से इसे लागू करने पर हमेशा अलग-अलग मत रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग इसके समर्थन में हैं, वो क्या मुख्य बातें कहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं इसे? देखिए, जो इसके पक्ष में मुख्य तर्क हैं, उनमें सबसे पहला है कानून के सामने बराबरी। समानता। हाँ, समानता। कि भाई धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ अलग व्यवहार क्यों हो? जी। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना? सही बात है। और शायद महिलाओं के अधिकारों का भी सवाल उठते हैं इसमें। हाँ, ये दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है। कई जो मौजूदा पर्सनल लॉ हैं, उनको महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता है, जैसे? खासकर तलाक और विरासत के मामलों में। हम्म। तो समर्थकों का कहना है कि यूसीसी से महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा, उनका सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की बात भी कही जाती है कि एक जैसा कानून होगा तो देश ज्यादा जुड़ेगा। हाँ, कि सामुदायिक विभाजन कम होगा, एकता बढ़ेगी। और चौथा तर्क है आधुनिकीकरण का, कि कई पुराने धार्मिक कानून आज के लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाते। ओके, तो ये तर्क तो काफी मजबूत लगते हैं। समानता, महिला अधिकार, राष्ट्रीय एकता, आधुनिकीकरण। फिर इसका इतना विरोध क्यों है? मतलब कुछ तो वजह होगी ना। हाँ, बिल्कुल। विरोध के भी अपने ठोस तर्क हैं। सबसे बड़ी चिंता है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। अच्छा। हमारा संविधान अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने की आजादी देता है। हाँ, वो तो मौलिक अधिकार है। जी, तो आलोचकों को डर है कि यूसीसी कहीं न कहीं इस मौलिक अधिकार में दखलंदाजी करेगा, खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके रीति रिवाजों और धार्मिक प्रैक्टिसेस पर इसका असर पड़ेगा। ये डर सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का है या फिर इसमें कुछ और एंगल भी हैं, जैसे सामाजिक या राजनीतिक? बिल्कुल है। एक चिंता ये भी है कि कहीं इसे बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाजों को सब पर थोपने के एक तरीके के तौर पर न देखा जाए। इससे जो अल्पसंख्यक हैं, उनमें एक असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। और राजनीतिक वाला एंगल? वो भी है। कई बार ये आरोप लगता है कि इस मुद्दे को खासकर चुनावों के आसपास राजनीतिक फायदे के लिए उछाला जाता है, वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए। अच्छा। और एक व्यवहारिक बात भी है, भारत इतना विविध देश है, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, परंपराएं हैं, तो क्या बिना सबकी सहमति बनाए एक समान कानून थोपना सही होगा? कहीं ये विविधता में एकता के हमारे सिद्धांत के खिलाफ तो नहीं जाएगा? ये तो वाकई एक जटिल संतुलन है, समानता और एकता बनाम विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता। तो अभी जमीन पर क्या स्थिति है? कहीं कुछ हुआ है इस दिशा में? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने अपना यूसीसी विधेयक विधानसभा से पास किया है। अच्छा, उत्तराखंड ने कर दिया? हाँ, हालांकि अभी वो कानून बना नहीं है पूरी तरह से, और उसके लागू होने पर क्या होगा, क्या कानूनी चुनौतियां आएंगी, ये देखना बाकी है। और केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर एक मसौदा बनाने पर काम कर रही है, ऐसी खबरें हैं। तो अगर मान लीजिए ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाता है, तो आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा?
क्या बदल सकता है? बदलाव तो काफी बड़े हो सकते हैं। जैसे हो सकता है शादी की न्यूनतम उम्र लड़के लड़की दोनों के लिए एक समान तय हो जाए सभी धर्मों में। ठीक है। तलाक लेने के जो आधार हैं, जो प्रक्रिया है, वो सबके लिए एक जैसी हो सकती है। विरासत में जैसे अभी कहीं कहीं बेटियों को बराबर हक नहीं मिलता, हाँ। तो यूसीसी में बेटे बेटियों को बराबर का अधिकार मिल सकता है। गोद लेने के नियम भी सरल और सबके लिए एक जैसे हो सकते हैं। और जैसे बहुविवाह का मुद्दा है। हाँ, वो भी। बहुविवाह जैसी जो प्रथाएं कुछ पर्सनल लॉ में अभी भी मान्य हैं, वो पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी फिर। बिल्कुल। जैसा हमने बात की, इसे अदालतों में धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। सामाजिक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं। और ये सवाल भी है कि जो अलग-अलग समुदायों के शादी ब्याह के इतने विविध रीति रिवाज हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सब बने रहेंगे? ये सब प्रैक्टिकल सवाल हैं। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे सामने है उससे यही लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार जो है वो सैद्धांतिक तौर पर समानता और एकता की बात तो करता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भारत जैसे विविध देश में इसे लागू करना बहुत ही पेचीदा काम है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? यही कि जो जानकारी हमने देखी, जो तर्क वितर्क समझे, उसके आधार पर क्या लगता है, क्या भारत अपनी मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक हकीकत में वाकई एक समान नागरिक संहिता के लिए तैयार है? या फिर इस जटिल मुद्दे पर कोई भी कदम उठाने से पहले हमें और ज्यादा बातचीत, एक व्यापक संवाद और आम सहमति बनाने की जरूरत है? ये सवाल शायद सबसे अहम है इस वक्त।